साथ ही इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम में बीजेपी के एक कार्यकर्ता उदय शंकर ने खुदकुशी कर ली है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी से तंग आकर उसने खुदकुशी की है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट को हाउस अरेस्ट किया गया है। कुछ जगह पर मारपीट की गई है। टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई है और कई जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी समेत अन्य शिकायतों को रखा गया है। तो आपको बता दें कि आज नंदीग्राम समेत कुल 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। नंदीग्राम हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। Noapara, booth 22, Anchal 1. Polling agent not allowed to get in or sit. उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। और भी कई दूसरी जगह भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं क्या? बारूनिया, देयर वोटर्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। उसको बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है, बाहर धमकी फिर अंदर भेज रहा है। I'll go now and see what is. आपको नहीं लग रहा कि आप लोकसभा में गई थी तो जिस तरीके से आपके साथ इंसिडेंट हुआ था, तो इस बार भी कहीं वो लोग आपके साथ किसी तरीके का मिसबिहेव या कोई? Law and order is not my prerogative. It is the mandate of the election commission. The election commission का mandate है ये to ensure a free and fair election. Election commission must rise up to the occasion and see that these incidents does not happen. And if they do happen, the striking force must respond in zero time, zero tolerance, minimum response time, which is not happening. We are waiting for 1.5 hours in. देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया। और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। आज बुजुर्ग ममता बनर्जी यहाँ से कुछ घर छोड़ के ही है, कल उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया, फिर से आरोप लगाया पूरा के पूरा इलीगल काम कर रहा है। उन्होंने एक कैंडिडेट, मैं 6:30 बजे के बाद ये बात वोटिंग का टाइम में जो कुछ मैं बताया, उसका पहले कोई बात नहीं बोला। उन्होंने हुगली में जाकर नंदीग्राम का जिक्र किया, हेलीपैड में नंदीग्राम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा क्या, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये सब गलत तरीका है, सब कोशिश नाकाम हो जाएगा। आपको लग रहा है ममता दीदी हताश हो गई हैं? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, हम यहीं रहेंगे, पुलिस यहीं रहेगी, क्या लग रहा है? अरे मोदी जी भी रहेगा, प्रधानमंत्री। ये भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का हिस्सा है। उसके दिमाग में इसे रखना चाहिए। इतना क्या है, प्रधानमंत्री भी रहेगी। आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? मीर जाफर आपको बोला गया नंदीग्राम के, वो सब छोड़ दिया, वो बहुत हो गया। पिछले 1.5-2 महीने में बहुत हो गया ये सब। आप छोड़ दीजिए, वोटर को आने दीजिए। 85% वोटिंग होना चाहिए, कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, कोई इंजोर्ड नहीं होना चाहिए, कोई बूथ में रिपोल होना नहीं चाहिए। ये मेरा भगवान से अभी तक की क्या आप आश्वस्त हैं? शांतिपूर्ण चुनाव, वायलेंस नहीं होगा, देखिए चुनाव के लिए आश्वस्त हैं? आप तक 1 घंटा हो गया, 8 बज गया। 1 घंटा में जो आया, एक वोटिंग मशीन का गड़बड़ी और 1-2 एरिया में 6:30 बजे के अंदर एजेंट लेकर मेरा पार्ट से प्रॉब्लम था। अभी प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया। आगे देखिए, कुछ तो छोटा छोटा होगा। ठीक है, सब लोग एक्टिव है। सेंट्रल फोर्स का हेलीकॉप्टर निगरानी है, ये तो पहली बार हो रहा है। 14 पावरफुल ड्रोन है। 76 जो बूथ का डिमांड मैं किया था, उसको सब एक सेक्शन करके लगा दिया। QRT सेक्टर ऑफिस में भी पैरामिलिट्री फोर्स है।
आईजी सीआरपीएफ, डीआईजी सीआरपीएफ, बीएसएफ का आला कमांड, पुलिस का भी बड़ा आधिकारिक सब डरा डाला हुआ है। ये बताइए, वोट दिया, वोट देने से पहले आपके मन में क्या था, मतलब क्या सोचकर इस बार आपने वोट किया? कुछ भी नहीं सोच कर आए थे, जैसे पहले भी 2 टाइम दिया था ऐसे ही नॉर्मल। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, इसलिए कोई समझ प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए आगे ऐसे ही वोट दिया। कैसी सरकार चाहिए जो डेवलपमेंट को लेकर? क्या आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट था वो हुआ है या और आपको होना चाहिए, उसके लिए आपने वोट किया? डेवलपमेंट तो हो रही है, तो हमें और ज़्यादा चाहिए डेवलपमेंट की, इसलिए ये सोचकर वोट दिए। क्या नाम है आपका? सुमन माइती। सुबह सुबह वोट देने से धूप में लाइन में प्रॉब्लम होगा, इसलिए सुबह से आया। ठीक है। और आपको लग रहा है कि आपके कंस्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हुआ है या और होना चाहिए? और ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादा होना चाहिए, कहीं ना कहीं दिमाग में है कि और ज़्यादा डेवलप हो? हाँ, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा मैं सोच रहा है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? निर्मल कला। तो बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन सुबह से ही खूनी खेल देखने को मिल रहा है। डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस समय ब्रजेश नंदन बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका। संजय चक्रवर्ती टीएमसी का पक्ष रखेंगे। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा संजय चक्रवर्ती जी आपसे ही होगा, बंगाल में खूनी खेला हो बे? टीएमसी पे ये इल्जाम क्यों मढ़ा जाता है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि इस समय आपको पता है कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो ये सारा का सारा कानून व्यवस्था वो चुनाव आयोग के पास होता है। ये सवाल चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि खूनी खेला होगा, क्योंकि आज तो हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, आपको पता होगा। ठीक है ना, सुबह सुबह हम लोग को ये बैड न्यूज मिली कि हमारा कार्यकर्ता भी मार दिया गया। तो ये तो खूनी खेला चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये तो हम लोग कोई नहीं चाहता है कि इस तरीके से कोई भी जो है मिस हैपनिंग हो, किसी के परिवार में कोई उजड़े। लेकिन क्या है कि ये सब हो रहा है, ये बहुत ही बुरी बात है और चुनाव आयोग को इसको पूरी व्यवस्था देखनी चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए कि किसी की जान से ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं होती। तो एक परिवार में कोई एक आदमी की अगर डेथ हो जाती है तो बहुत बड़ी जो है ये एक दुर्घटना है, जो हम कह सकते हैं। हमारी उनके प्रति संवेदना हो, चाहे वो कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, हमारी संवेदना उनके साथ है और कोई भी नहीं चाहता। और हम तो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था में और भी जो है शक्ति बरती जाए और भी जो है अपना जो है इसमें किया जाए। कानून व्यवस्था के बारे में जितनी भी जो चुनाव आयोग कर सकता है वो करे। 8 फेज में चुनाव कराने का मतलब क्या था, जब अभी भी जो है हत्याएं हो रही है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोशिश यही है कि सब कुछ ठीक ठाक निपटे, अच्छे से चुनाव निपटे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नंदीग्राम के भाइयों बहनों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम एक महिला का अपमान हो रहा है, नारी का जो है हरण वो हो रहा है, चरित्र हरण हो रहा है, तो बस चीजों को समझ करके आप उसको वोट डालें। ब्रजेश नंदन जी, नंदीग्राम के मतदान की उम्मीदें तो सबको थी, लगभग पूरे देश को ही थी, लेकिन इस तरीके से नंदीग्राम का इलेक्शन होगा, सुबह से ही खून खराबा हो रहा है, ये उम्मीदें किसी को नहीं थी। जी पत्रकार साहिबा, ये टीएमसी की जो है रक्त चरित्र का परिचायक है। नंदीग्राम में आज जो हो रहा है, आज संजय जी कह रहे हैं नारी का सम्मान दांव पर लगा हुआ है। अरे नारी का सम्मान कहाँ गया था जब शोभा मजूमदार को मारा गया था? लगाई कि उनकी प्राण हो रहे छोड़ने पड़े उन्होंने अभी 2 दिन पहले। आज ये नारी का सम्मान कब किया है भैया? शोभा किस पार्टी की थी? मेरी बात जहाँ मत लगाइए, जबरदस्ती मत लगाइए। केवल डर सता रहा है, अब इसलिए कोई आपके पास सबूत है, सबूत है तो उसके सामने लाइए। आप इल्जाम मत लगाइए, सबूत है तो सामने लाइए। हमारे पास सबूत है, बाइट से बाकायदा। जाना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1,75,443 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रजेश नंदन जी, पहले अपनी बात पूरी करिए आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी आज इन्हें नारी का सम्मान याद आ रहा है और इन्होंने एक नारा दिया है, खेला होवे। खेला होवे का मतलब आप जानते हैं, खेला होवे का मतलब होता है रक्त चरित्र, रक्त से बंगाल को निलाना। मत करिए, खेला का मतलब खेल होगा, खेला होगा मतलब रक्त चरित्र नहीं होता है। अभी आपको इतना नहीं पता है कि खेला होगा मतलब क्या होता है। पहले तो बंगला सीख लीजिए। खेला होगा का मतलब होता है खेल होगा, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए पहले अच्छी तरीके से। आज बंगाल का जनमानस ये सब समझ रहा है कि टीएमसी के दिन लद गए और विकास के दिन 2 मई से शुरू हो जाएंगे। भाजपा के नेतृत्व में भाजपा 200 से ऊपर सीटें लेकर आएगी। टीएमसी के जो गुंडे हैं सलाखों के भीतर जाएंगे, सलाखों के अंदर। ब्रजेश नंदन जी, गुंडे बीजेपी वालों को भी बताया जाता है, गुंडे बीजेपी वालों को भी बताया जाता है। ब्रजेश नंदन जी, अगर किसी टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या होती है तो गुंडे बीजेपी वालों को भी बताया जाता है, आप ये भूल रहे हैं शायद। जी भाषा तो दोनों ही पार्टियों की एक जैसी है ना। 131 भाजपा के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं वहां पर, उनका क्या? और जो टीएमसी के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं उनका क्या? अगर शहीद वो टीएमसी के कार्यकर्ता शहीद हुआ है, उसकी हत्या हुई है, इसका हमें दुख है। हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो या टीएमसी का हो, वाम दल का हो, कांग्रेस का हो, क्योंकि लोकतंत्र हत्या करने की अनुमति किसी को नहीं देता। तो टीएमसी के कार्यकर्ता की शहादत, एक मिनट, शहादत तो वो भी करार दे देंगे कि वो टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो शहीद हुए। बोलिए, टीएमसी के कितने कार्यकर्ता शहीद हुए? संजय चक्रवर्ती जी बोलिए, ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। मैं इनको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ। पिछले 2 महीने से आपको पता होगा कि एक रटा हुआ डायलॉग बोला जा रहा है कि भाजपा के 130 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। सही है ना, 130 कार्यकर्ता 2 महीने से लगातार बोला है, मतलब 131 नहीं हुआ अभी तक, 130 हर जगह से एक ही बात बोली जा रही है। राष्ट्रीय नेता भी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि 130 कार्यकर्ता की हत्या हुई, यानी कि इसका मतलब 2 महीने से एक भी कार्यकर्ता की हत्या इसमें नहीं हुई। अब मैं आता हूं इस सबसे असली सवाल पे। अगर 130 कार्यकर्ता जिनकी हत्या हुई तो क्या इनको एक संवेदना के नाते किसी एक कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? वो आपके लिए शहीद हो गया, वो पार्टी का शहीद हो गया, क्या उसके परिवार का एक सदस्य को भी इन्होंने कोई टिकट दिया? किसी को भी इन्होंने अपने रथ यात्रा में बिठाना? किसी को भी ये अपने मंच पे लेकर के आए? क्या वो इतना भी हक नहीं रखते कि उन्होंने उस पार्टी की वजह जान गंवा दी और उनको ना कोई एक टिकट मिला, ना किसी को रथ यात्रा में बैठा ले, ना किसी को ये मंच पे लेकर के आके बैठा ले, किसी एक भी शख्स को नहीं किया? इसका मतलब यह है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे ही नहीं, वो सिंपल वे से जैसे आपसी दुश्मनी होती है, रोड एक्सीडेंट होता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, उन मौतों को इन्होंने गिन गिन के उनको भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। अरे इनके पास क्या इतना भी नहीं था कि एक कार्यकर्ता को टिकट दे देते, एक कार्यकर्ता के घर के परिवार को उनको संवेदना के नाते एक टिकट देते, एक कार्यकर्ता को परिवार को बुला करके मंच में लेकर के आते। अरे संवेदनशील में तो इंसान कुछ न कुछ तो करता रहता है, आपके अंदर इतनी भी संवेदना नहीं थी कि उस कार्यकर्ता के परिवार को एक टिकट दे देते, उनको सम्मानित करते कि हाँ भाई तुमने हमारी पार्टी के लिए जान गंवाया है, और चलो ठीक है तुम हमारी तरफ से टिकट लड़ो, इलेक्शन लड़ो। किसको किया? एक कार्यकर्ता को नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब ये वो भाजपा कार्यकर्ता थे ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह उड़ाई गई है, कोई भाजपा कार्यकर्ता कोई शहीद नहीं हुआ। ब्रजेश नंदन जी सिर्फ शहादत का नाम देंगे लेकिन सम्मान नहीं देंगे। ये टीएमसी वाले संजय चक्रवर्ती का नाम बताइए। एकता जैसे ही सरकार बनती है उनके परिवार एक को लोग जाए, ये भूल सकता है, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है। ये जवाब नहीं देंगे, ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं किसी भी कार्यकर्ता का। एक एक करके बोलिए, देखते हैं, सुन लेते हैं उनका जवाब सुन लेते हैं। एक बार आती हूँ आपके पास, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का ये कह रहे हैं कि टिकट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टिकट का भोगा नहीं है, उसे समाज सेवा करनी है, जरूरी नहीं है विधानसभा में जाकर कर ले।
ये जरूरी नहीं है कि एमएलए बन के करे। आपने मंच में बुलाया परिवार को, मंच में लाकर सम्मानित किया, आपने रथ यात्रा में बैठाना उनको, टिकट नहीं दिया तो क्या इतना भी उनको सम्मान का हक नहीं है? उन्होंने आपके पार्टी के पीछे जान गंवा दी, आप उनको कम से कम उनको मंच में लेकर उनको सम्मानित करते, उनको कहते कम से कम तुमने हमारी पार्टी के लिए जान गंवाया, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। नहीं किया, क्योंकि वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे ही नहीं, वो थे ही नहीं आपकी पार्टी आपने कर दिया सम्मानित। संजय चक्रवर्ती जी, आपने कर दिया सम्मानित। हमारे यहाँ पे पूरा सम्मान मिलता है, हमारे यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी के लिए काम करता है उसका पूरा का पूरा सम्मान दिया जाता है। इसलिए डे 1 हम लोगों ने, आपने देखा होगा 73 विधायकों को टिकट काट के नए कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया, पुराने कार्यकर्ताओं को हटाया गया, जो है उनको और दूसरा काम दे दिया गया, नए कार्यकर्ताओं को जो हम लोगों ने उसमें के लिए काम करे, पार्टी के लिए काम करे, उनको टिकट दिया गया। और कुछ बीजेपी में भी जो चले गए, बीजेपी में चले नहीं बीजेपी में 10-12 लोग गए, ज्यादा नहीं गए। हम लोग 73 नए कैंडिडेट निकाले, 73 जिन्होंने पार्टी के लिए डिवोटेड होकर काम किया, हम लोगों ने उसको सम्मान किया है। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आपकी बात पूरी करेंगे, छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। अठाठ 6000 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रजेश नंदन जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष आज पैसे बांट रही थी मतदाताओं को। हेलो ब्रजेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? सुन पा रहा हूँ मैं, सवाल दोहराइए। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष आज पैसे बांट रही थी मतदाताओं को। अच्छा, मैं जवाब देने से पूर्व तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे बीच में संजय चक्रवर्ती ना बोले। ठीक है, नहीं बोलेंगे, आप जवाब दीजिए। उसके बाद बोले। ठीक है, उनके पास बाद में आएंगे, आप बोलिए। एक स्वस्थ बहस जो होती है ना तभी हो पाती है जब कोई बीच में ना बोले। तो ये जो लगाया, ये जो आरोप है ये मनगढ़ंत आरोप है। कहाँ किसी के पास कोई सबूत है, किसी के पास कोई वीडियो है? आज डिजिटल युग है और डिजिटल युग में हर व्यक्ति फोन का कैमरा खोले हुए घूम रहा है बंगाल में कि कहाँ कुछ ऐसा मिले जो जिससे हाईलाइट हो। तो इनके पास में क्या सबूत है इस प्रकार का? ये कह रहे हैं कि वो पैसे बांटते घूम रही है, कैसे कह सकते हैं? अभी दीदी ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से जो मदद मांगी थी कि भैया मेरी मदद कर दो, उसके लिए क्या बोलेंगे? ये इनके पास कोई जवाब है? बोलेंगे, लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। കേരളത്തിലെ ജനത ഒന്നീ ഇടതിനെയോ വലതിനെയോ അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഇടതിനെയും വലതിനെയും അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ ജനതയോട് വലിയൊരു വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വാസവഞ്ചനയിൽ നിന്നും ജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വികസനവും പുരോഗതിയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രീരാമന്റെ ശ്രീരാമന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. मैं आभारी हूं केरल की जनता का, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए
केरल की ओर से समर्पण निधि में भारी समर्थन और सहयोग किया है। आज उसके लिए भी आप सभी का कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। ശ്രീരാമജന്മഭൂമി മന്ദിരം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സമർപ്പണ നിധിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നന്ദി അറിയിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. यूडीएफ और एनडीएफ की सरकारों को केरल के अंदर आप सबने देखा है। इन्होंने विकास के नाम पर केरल की जनता के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। विकास के नाम पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन केरल की सुरक्षा के साथ धोखा कर रहा है। एनडीएफ, पीएफआई और एसडीपीआई के साथ मिलकर के केरल के साथ विश्वासघात कर रहा है। लगातार केरल के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियां सिर उठा रही हैं, वह एक खतरनाक कल की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज पीएफआई और एसडीपीआई की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। हम सबको इसके प्रति सतर्क होना होगा। कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व की यूडीएफ और एलडीएफ, इनका ऐसे तत्वों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर कहीं न कहीं केरल की सुरक्षा के साथ और यहां के युवाओं के भविष्य के साथ एक गंभीर खतरा संकेत कर रहा है। हम समय रहते इसके प्रति सचेत हों। ये चुनाव इसके प्रति भी आप सबको सतर्क करने का एक माध्यम बना है कि जो लोग हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें सत्ता से हम बेदखल करके केरल के अंदर एनडीए की सरकार बनाएं और एनडीए की सरकार के समर्थन में आप सभी का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए आज इस रोड शो के माध्यम से आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां उपस्थित हुआ हूं। കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. കേരളത്തിൽ ഏത് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ശരി തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കുപോക്ക് നടത്തി യുഡിഎഫ് മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ടാണ് നീക്കുപോക്ക് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എൽഡിഎഫ് പിഎഫ്ഐ എസ്ഡിപിയുമായിട്ട് നീക്കുപോക്ക് നടത്തി കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നീക്കുപോക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ യുവതലമുറയോട് ഒരു വലിയൊരു വഞ്ചനയാണ് ഇവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെ ഒരു പകരം ചോദിക്കുവാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെയും ബിജെപിയെയും അധികാരത്തിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വഞ്ചനയ്ക്ക് മറുപടി ചോദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ റോഡ് ഷോ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. मित्रों, केरल के अंदर हम सब इस बात को देखते हैं। 2009 में केरल के माननीय हाई कोर्ट ने केरल के अंदर लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखकर इसके खिलाफ एक कानून बनाने के लिए यहां की राज्य सरकार को कहा था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाली तुष्टीकरण की पोषक यूडीएफ और एनडीएफ की सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून बनाने की कहीं भी कोई हिम्मत नहीं की। आज मैं आपके बीच में हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। हमने एंटी लव जिहाद का एक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बना करके ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई प्रारंभ की है जो आने वाले समय में सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले हैं। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए हम आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। കേരളത്തില് ഇടതും വെള്ളതും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് 2009 നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അധികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കേരള സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലും ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കുവാനോ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാനോ കേരള സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. യുപിയിൽ ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ നമ്മൾ നിയമം നടപ്പിലാക്കി, ആന്റി ലവ് ജിഹാദ് നിയമം നടപ്പിലാക്കി. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെയും അടുത്ത തലമുറയെയും യുവതലമുറയെയും നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് കൊണ്ടപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ അത്തരമൊരു നടപടിയോ ഒരു നിയമമോ കേരള സർക്കാർ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ सूचिपिക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मित्रों, केरल के अंदर एलडीएफ की पी विजयन की सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है. कोरोना को प्रबंधन में केरल की स्थिति बहुत खराब रही. यही नहीं, यहां पर लोक कल्याण की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो यहां के नौजवानों के लिए, यहां की महिलाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के आम नागरिक के जीवन में व्यापक खुशहाली ला सकती थी, यहां की सरकार या तो उसे लागू नहीं कर पाई या उन योजनाओं के जबरन अपना नाम लिखवाने का प्रयास किया, या फिर इन्होंने यहां पर उन योजनाओं को भ्रष्टाचार का एक माध्यम बना दिया है. भ्रष्टाचार किस कदर, यह तो एक भयावह दृश्य केरल के तरफ देखने को मिल रहा है. जब स्वयं सीएम ओबीसी गोल्ड की तस्करी में लिप्त हो, तो फिर यहां के अन्य सामान्य प्रशासन की स्थिति क्या होगी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है. ऐसे भ्रष्ट तत्वों को सत्ता से बेदखल करना केरल के हित में है, केरल के युवाओं के हित में, केरल की महिलाओं के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है. और इसीलिए आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि बीजेपी जो कहती है सो करके दिखाती है. കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ സമസ്ത മേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യുവാക്കളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കേരളത്തിലെ വനിതകളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അമ്മമാരുടെയും സുരക്ഷിത ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെ സമസ്ത മേഖലയിലും കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണയെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് കേരള സർക്കാർ ഏത് രീതിയിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയെന്നുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ പേര് മാറ്റി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ മേഖലയിലും സമസ്ത മേഖലയിലും അഴിമതി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, സ്വജനപക്ഷപാതം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു പറയണം, കേരളത്തിലെ മുഖ്യന്റെ ഓഫീസ് വരെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വരെ സ്വർണ്ണ കുംഭകോണത്തിൽ, സ്വർണത്തിന്റെ അഴിമതിയിൽ പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ താഴെയുള്ള ഓഫീസുകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രതികാരം ചോദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അമ്മമാരുടെയും പെങ്ങന്മാരുടെയും സുരക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സുരക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിജെപി സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. मित्रों, कश्मीर में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का कार्य हो, या अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और स्पष्ट विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव में जो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वह करके दिखाती है. आज मैं केरल की जनता से अपील करूंगा, केरल में एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में आप सब अपना योगदान दें. और गुरूर में, यहां तो वैसे भी भगवान अयप्पा की धरती है, और भगवान अयप्पा की कृपा से केरल के अंदर
आज जिस प्रकार का उत्साह और उमंग है, केरल की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने का एक अवसर हमारे सामने है। आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके आप केरल विधानसभा में भेजें और केरल में विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली सरकार को ढा करके केरल को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यही अपील आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। मुद्दे पर वापस आते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश नंदन जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी से जुड़े हुए हैं। संजय चक्रवर्ती जी, जवाब आपसे ही चाहिए था क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं और ये एक तरीके से खूनी खेल हो रहा है। इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि चुनाव प्रचार में सब देख चुके हैं। चुनाव प्रचार में ऐसा शायद कोई दिन ना गया हो जिस दिन मार पिटाई ना हो, खूनी खेल ना हुआ हो। अब तो कम से कम ऐसी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। और क्या ये तस्वीर सुधर पाएगी, कैसे सुधरेगी, पूरा देश ये भी चाहता है। ये देखिए, मैंने पहले शुरुआत में आपसे बोला था कि ये चुनाव आयोग के पास इसमें कानूनी व्यवस्था है और उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस मंगा करके इस हिंसा को रुकवाया जाए, क्योंकि हिंसा बाकायदा ये प्रायोजित है। और मैं अपने भाई को ये बता दूं कि अभी ममता बनर्जी के बारे में ये बोल रहे थे कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को जो है फोन करके मदद मांगी थी और इसके बारे में कोई जवाब है तो मैं आपको जवाब दे दूं। मैं क्या जवाब दे दूं? आप लगता है आप अपडेट नहीं रहते हैं। आपको अपडेट आना चाहिए कि ममता जी ने खुद जो है बाकायदा प्रेस में ये बात कही थी। हाँ, मैंने फोन किया था क्योंकि वो पहले वो टीएमसी के कार्यकर्ता था। मैंने फोन किया था, मैंने मदद मांगी थी। कोई रिश्वत थोड़ी ना किसी को दिया था। जैसे आप लोग नोट बांट रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, हमने रिश्वत नहीं दिया था, मदद मांगी थी। और मदद कोई किसी से भी मांग सकता है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। संजय जी, अब वो कहते हैं कि ये नोट बांट रहे हैं, ये बात आपको कैसे पता चली? आपके पास क्या सबूत है कि वो नोट बांट रहे हैं? ये तो आपने बताया, अभी हमने नहीं बताया। हमारा ये वो नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है कि हमने बताया कि नोट बांट रहे हैं। सबूत वो टीएमसी से मांगते हैं ना, फिर सबूत टीएमसी से मांगते हैं। नहीं, मैंने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा, मेरे पास उसका वीडियो है, कहिए तो आप मुझे डिबेट के बाद में वीडियो सेंड कर देता हूँ। बाकायदा गांव-गांव में जाकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों से आधार कार्ड लिए, लोगों का मोबाइल नंबर लिया, हस्बैंड वाइफ का फोटोग्राफ लिया और लेने के बाद बाकायदा उनको कहा कि आप मुझको चुनाव जिताओ, 2 मई के बाद हम आपको गैस का सिलेंडर देंगे। क्यों भाई, अभी क्यों नहीं देंगे? फ्री में आप गैस का सिलेंडर जो है आप 2 मई के बाद क्यों देंगे? आप इसका मतलब रिश्वत दे रहे हैं इसको। और ये मेरे पास वीडियो है, मैं इसका वीडियो दे सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ। बाकायदा लोग लाइन लगा करके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, अपना फोटोग्राफ एप्लीकेशन के साथ जमा करवा रहे हैं, लोग जमा करवा रहे हैं। ये प्रूफ है। हम बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करते। हमारा प्रूफ रहता है तभी उसके बारे में बात करते हैं। बाकायदा मैं इसे ये प्रूफ आपको दे सकता हूँ कि आप देखिए इसको किस तरीके से लोगों से लाइन लगवा करके ये दिखाया गया है कि वो आधार कार्ड जमा करवा रहे हैं, गैस सिलेंडर के बारे में बात किया जा रहा है। और बाकायदा उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है कि लोग लाइन लगाए हैं और बाकायदा वो सबके उनके नाम लिखे जा रहे हैं कि ये इनको गैस सिलेंडर देना है। क्यों भैया, आप केंद्र सरकार में हो, आप किसी को देना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए ना सिलेंडर, अभी दे दीजिए। आपको किसने रोका है? अभी दे दीजिए। आप 2 मई के बाद दोगे, जब जीत जाओगे। अरे जीतोगे कहाँ? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। 3 सीटों के एमएलए वाले लोग और 200 के पार की बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ये तो 2 मई को पता चल जाएगा। मैं 30 सेकंड में आपसे और लूंगा। ठीक है, मैं इनसे एक क्वेश्चन ये और पूछना चाहता हूँ, इनका क्वेश्चन का जवाब दिया करें। क्वेश्चन एक और पूछना चाहता हूँ, ये 4 एमपी उतारे हैं, इन 4 एमपी अगर बाई चांस, हम तो कहते हैं ये चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन हम कहते हैं बाई चांस ये चुनाव जीत गए तो ये एमपी रहेंगे या एमएलए रहेंगे? अगर वो एमएलए रहते हैं और एमपी का सीट छोड़ते हैं तो उस एमपी का चुनाव, जो उपचुनाव होगा, वो किसके मत्थे मारा जाएगा? यानी कि हम आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा फिर से चुनाव में बर्बाद करना चाहते हैं। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में रहना, चुनाव करवा करके जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद करना। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इनको उस चीज की कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सामदान दंड भेद किसी तरीके से सत्ता में आना है, बस एक ही मात्र उद्देश्य है, राम राम करना, पराया माल अपना, एक ही मात्र उद्देश्य करके ये लोग केवल सत्ता में आते हैं और कोई इसका वो नहीं है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर
एलजी दिल्ली के अंदर ये केजरीवाल चूंकि मजबूत होते जा रहे थे और गुजरात के अंदर वो घुस गए, तो उन्होंने एलजी के द्वारा जो है दिल्ली के अंदर भी अपने आप को उनकी पावर को कम करने की कोशिश की। ठीक है केजरीवाल जी की, क्यों भाई चुनी हुई सरकार की पावर को क्यों कम कर रहे हैं आप? ठीक है वहां बाद में आते हैं। ठीक है केजरीवाल वहां बाद में आते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए ब्रजेश नंदन जी। कई सवाल आपसे पूछे गए हैं, संजय जी ने आपसे सवाल पूछे हैं और सवाल पूछते पूछते उन्होंने आपके जो एमपी हैं उनकी जीत की संभावनाएं भी बता दी हैं। आपको खुश भी हो जाना चाहिए वैसे। ब्रजेश नंदन जी आवाज सुन पा रहे मेरी? लगता है आवाज उन तक मेरी नहीं पहुंच पा रही है। संजय चक्रवर्ती जी, अगला सवाल फिर से मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि टीएमसी पर आरोप लगता है अगर बीजेपी की तरफ कुछ होता है। आज बीजेपी कार्यकर्ता उदय शंकर ने आत्महत्या की है और आत्महत्या का आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो तंग थे टीएमसी के लोगों से। कैसे जवाब देंगे? असल में अभी कन्याकुमारी में कोई हत्या हो जाए तो वो टीएमसी कराती है, और जम्मू में बम विस्फोट हो जाएगा वो, मतलब बंगला में कहावत है जौतो दोष नंदो होश, जो कुछ भी कराती है वो टीएमसी कराती है। कोई आत्महत्या कर ले तो टीएमसी, सड़क दुर्घटना हो जाए तो टीएमसी, कोई आदमी गोमती उसमें नदी में कूद जाए तो टीएमसी, मतलब जो है कोई भी आरोप आप किसी भी तरह का कोई आरोप होगा तो वो टीएमसी कराती है। महंगाई बढ़ रहा है वो टीएमसी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो टीएमसी, मतलब इनको दिन रात टीएमसी 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 के सपने आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं इन लोगों को, इसलिए हर चीज में टीएमसी देख रहे हैं। ब्रजेश नंदन जी आवाज सुन पा रहे मेरी? लगता आवाज नहीं जा रही, आप अपनी बात पूरी करिए। सपने आ रहे हैं और बुरे सपनों की वजह से इनको हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ टीएमसी 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 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ एक बात का डर है कि अगर कहीं ममता बनर्जी दोबारा अगर सत्ता में आ गई तो उनके बाद 2024 के लिए इनके लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि इनसे विपक्ष की तरफ से एक मजबूत नेता उभर करके सामने आ जाएगा जो 2024 के लिए खतरा है। इसीलिए ममता दीदी ने कहा है खेला होगा, इस समय तो ये खेला होगा और 2024 में जो होगा वो परिवर्तन होगा। ठीक है ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? कई सवाल ऐसे हैं जो कि टीएमसी की तरफ से आपसे पूछे गए हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और उन्होंने उन सवालों में एक और संभावना छोड़ी है कि अगर आपके 4 एमपी जीत जाते हैं तो वो एमपी रहेंगे या फिर एमएलए रहेंगे, अगर वो एमएलए बन जाते हैं तो क्या फिर से लोकसभा का इलेक्शन रखा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो एमपी हैं उनके लिए जीत की संभावनाएं भी वो छोड़ रहे हैं। जवाब दीजिए, कैसे बोलेंगे? उन्होंने कहा कि 3 एमपी थे, 3 विधायक थे, तो भाई साहब ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि 18 एमपी हमारे हैं, 22 टीएमसी के हैं, 18 भाजपा के हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात जो एमपी चुनाव लड़ रहे हैं वो नेतृत्व तय करेगा कि उन्हें क्या करना है, आपको चिंता करने की जरूरत उसका आंसर दे दिया भाई। आपको 4 एमपी अगर विधायक बन गए तो क्या आप दोबारा जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसका खर्चा कौन झेलेगा? सबके बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट है। और इन्होंने कहा वीडियो बनाया, ये वीडियो तो दिल्ली दंगों की भी बहुत बनाई थी बिकाऊ मीडिया ने, दिल्ली दंगों की बिकाऊ मीडिया ने 4 लोग इकट्ठे करके खूब बनाई थी वीडियो, खूब चली थी, खूब उसे शोहरत हासिल हुई थी। तो वीडियो टीएमसी भी बना सकती है किसी की भाजपा के नाम से, तो ये तर्क निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। अब दीदी को क्या सोच गया, शांडिल्य है मेरा गोत्र, ये शांडिल्य क्या होता है? दीदी को शांडिल्य गोत्र याद आ रहा है जब हार सर पे है तो। आपके अमित शाह अगर बढ़िया बोल सकते हैं अपने आप को, तो इन्होंने शांडिल्य बोल दिया तो क्या गलत किया? जब वो मंच से कॉन्क्लेव के अंदर वो बोल सकते हैं कि मैं बढ़िया हूं, मुझसे हिसाब मत मांगिएगा कोई, तो अगर वो बढ़िया बोले तो ठीक है, हमारा शांडिल्य गोत्र बोले तो आपको बुरा लगता है? अमित शाह जी ने 1000 बार बोला है मैं बनिया हूं, मैं घाटे का सौदा नहीं करता, फायदे में रहूंगा, पिछड़ा बोले तो ठीक है। और दीदी एक करके बोलिए और एक ब्रेक का वक्त हो गया है, दोनों की बात पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। पंद्रह सरकारी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रजेश नंदन जी, अगर ममता बनर्जी अपना गोत्र शांडिल्य बता देती हैं तो बीजेपी को फिर दिक्कत क्या है इसमें? बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, खूब शांडिल्य बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन बीजेपी को दिक्कत इस बात से है कि जो सेक्युलर लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो आज उनकी धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई? वो आज जातिवाद फैला रहे चुनाव के मंच से। और एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ, ममता दीदी कह रही है यूपी के गुंडे, गुजरात के गुंडे आ गए नंदीग्राम में, बंगाल में। अरे भैया, शासन प्रशासन किसका है वहां पर? टीएमसी का है ना, पकड़ो, बंद कर दो। अगर आपको दिखाई दे रहा है अगर बीजेपी को दिक्कत नहीं है, एक मिनट ब्रजेश नंदन जी, अगर बीजेपी को दिक्कत नहीं है तो बीजेपी की तरफ से ये क्यों पूछा जाता है कि ममता बनर्जी का गोत्र अगर शांडिल्य है तो क्या घुसपैठिए और रोहिंग्याओं का भी गोत्र शांडिल्य है? फिर ये क्यों पूछा जाता है बीजेपी की तरफ से? क्यों आप रोहिंग्याओं को लेकर आते हैं, क्यों आप घुसपैठियों को यहाँ पर लेकर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि एक गोत्र अपने गोत्र वाले की मदद करता है, वो की तरफ दौड़ता है, तो आपको दौड़ता है, और जो वाष्प होती है, धुआं होता है, वो आकाश की ओर दौड़ता है, क्योंकि जो अग्नि है वो अंश की तरफ भागेगा। रोकी दीदी का तो सीधे सीधे निर्णय लिया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएए लागू होगा और जो हिंदू शरणार्थी हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी और घुसपैठियों को सीमा के बाहर फेंका जाएगा। आपका संजय चक्रवर्ती, बोलिए। कितने घुसपैठिए बाहर किए पिछले 5 साल में? कितने बाहर किए? जोर शोर से ठोक ठोक के आए थे 5 करोड़ घुसपैठिए, 5 करोड़ घुसपैठिए, 5 करोड़ घुसपैठिए 2016 में बोल करके, झूठ बोल करके आप लोग पहुंचे आसाम में। और उसके बाद जब पूरा लिस्ट निकला तो 19 लाख निकले। 19 लाख में से 13 लाख जो है हिंदू निकले। उसमें से जो बाकी जो बचे थे उसमें से एक फखरुद्दीन अली अहमद जी का भतीजा निकला। आप केवल झूठ का प्रोपेगेंडा कराते हैं और कुछ नहीं कराते। दूसरी बात ये, घुसपैठिया या रोहिंग्या आए कहां से? अगर कोई विदेश से आया तो विदेश से कोई भी राज्य सरकार नहीं ला सकती, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब आपका केंद्र सरकार फेलियर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि उनका गोत्र एक जैसा है। संजय चक्रवर्ती जी, अब वो तो ये कह रहे हैं कि उनका गोत्र मिलता है, इसलिए ले आएंगे। आप जो है एक बार जो है गिरिराज सिंह का गोत्र पूछ लीजिएगा, वो भी शांडिल्य है। बाकायदा वो नोट लिखते हैं कि वो शांडिल्य है। क्यों लिखते हैं? गोत्र लिखते हैं वो अपना, शांडिल्य गोत्र। जो आपका जो है क्या नाम उनका, जो मंत्री हैं जिसका नाम अभी मैंने लिया, गिरिराज, उनका गोत्र बाकायदा, गिरिराज जी, वो बाकायदा अपने आप को शांडिल्य गोत्र लिख करके बताते हैं। अरे तुम बोलने वाले होते हमारे को आईना दिखा रहे हो? अरे खुद लिखते हो आप शांडिल्य गोत्र। और फिर रोहिंग्या की बात हमने फिर बोला आपसे, रोहिंग्या आए कहां से? अगर ये विदेश नीति के फेलियर है, ये घुसपैठिया अगर कोई आया है तो ये केंद्र सरकार की फेलियर है, न कि किसी राज्य सरकार के। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई घुसपैठिया घुस के आया है तो बॉर्डर से कहीं से आया होगा, और बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन होता है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो और चाहे वो भाजपा की रही हो। तो बॉर्डर की फेलियर है, घुसपैठिए इसकी वजह से अंदर आए। ये केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि घुसपैठिए आए कहां से। लेकिन संजय चक्रवर्ती राज्य सरकार को कहते हैं, ठीक है संजय चक्रवर्ती, वो राज्य सरकार को कहते हैं कि ममता बनर्जी का गोत्र रोहिंग्याओं से और घुसपैठियों से मिलता है, क्या इसीलिए वो उनको लेकर आई है? वो तो सीधे कनेक्ट कर देते हैं आपको। वो तो कनेक्ट करेंगे ना, अपनी फेलियर कोई बताएगा कि हम फेल हैं, हमने घुसपैठिए हमारे अंदर घुसे हैं तो हमारे केंद्र सरकार के फेलियर है। कभी ये बात नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। इसीलिए 27 तारीख को सबसे पहले बांग्लादेश गया कौन? बांग्लादेश गया कौन? वहां पे जा करके जो सिग्नेचर कर रहे थे बांग्लादेश में, तो वहां गया कौन? ममता जी नहीं गई है। तीस्ता जल बंटवारे के बारे में याद रखिएगा, ममता जी विरोध पे हैं तीस्ता जल बंटवारे के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी समर्थन कर रहे हैं कि तीस्ता जल बंटवारा उनको पानी दिया जाए, बांग्लादेश वाले को। अरे भाई, हमारे प्यासे हम रह रहे हैं और हम अपना पानी क्यों हम बांग्लादेश को दे रहे हैं? आप डबल गेम खेल रहे हैं। आप बांग्लादेशी को सहानुभूति दिखाते हैं और हम लोग को कहते हैं कि हम लोग जो है रोहिंग्या और उसके ऊपर वो करते हैं। आप पाकिस्तान को 4.5 करोड़ वैक्सीन दे देते हैं, अपने देश में वैक्सीन लग नहीं पा रही है। पाकिस्तान को आप फ्री ऑफ कॉस्ट 4.5 करोड़ वैक्सीन देते हैं, 60 लाख वैक्सीन अभी बांग्लादेश को देकर के आ रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? क्या आप प्रूव करना चाहते हैं? अभी अपने देश के लोग कम से कम लगवा तो लिया होता है। जवाब दीजिए। ठीक है, आपके सवाल हो गए, उनसे पूछ लेते हैं अब एक बार। टीएमसी की जो सोच है ना, बहुत गिरी हुई सोच है। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 4.5 लाख
वैक्सीन दे देते हैं, तो ये तो बहुत ओछी सोच है। भारत ऐसा सोच नहीं रखता। भारत का हृदय विशाल है, चाहे कितना भी बड़ा हृदय विशाल है इसीलिए रोहिंग्याओं को ले आए। अब उनका ये कहना है, 1 मिनट, टीएमसी का ये कहना हृदय विशाल है इसीलिए रोहिंग्याओं को ले आए, इसीलिए घुसपैठियों को ले आए। देखिए, घुसपैठिए रोहिंग्या ये तो टीएमसी के हैं, ये तो टीएमसी लेकर आई है। भाजपा 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी गए, तो भाई साहब आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 2019 में प्रधानमंत्री जी का दौरा तय था बांग्लादेश का, बांग्लादेश का। उसके बाद नहीं जा पाए, नहीं गए। चुनाव याद आया, चुनाव के वक्त दादा साहब फाल्के अवार्ड याद आया, चुनाव के समय जो है सेक्टर का अवार्ड देना याद आया। आप 1 महीने बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है रजनीकांत को नहीं दे सकते थे। मतलब रोहिंग्याओं की, एक मिनट रोहिंग्याओं की बात आप उन पर डालेंगे और वो आप पर डालेंगे, फिर कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैडम या तो केंद्र सरकार वाले लेकर आए या फिर टीएमसी वाले लेकर आए। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक पर जाना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। एक ਲੱਖ 36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में गोत्र भी आ चुका है, रोहिंग्या भी आ चुके हैं, घुसपैठिए भी आ चुके हैं। मतलब राजनीति में जितना कुछ चाहिए पूरा मसाला पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस समय देखने को मिला। संजय चक्रवर्ती जी अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, पहली चीज तो यही मैं बार बार पूछता हूँ। हाँ। आपको भी मैम पता है कि विदेश से कोई भी इंसान आता है तो उसका फेलियर राज्य सरकार नहीं होती। अगर कोई दिल्ली में घुस आया है तो उसमें केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है, उत्तर प्रदेश में घुस आया तो उसमें योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है, मध्य प्रदेश में घुस आया तो उसमें शिवराज जी का जिम्मेदार नहीं है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई बाहरी आदमी यहाँ आया कैसे। जम्मू में बस बम विस्फोट होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं होती है, वो केंद्र सरकार की होती है कि आखिर कोई आया कैसे, घुसा कैसे, किस तरीके से घुसा कैसे। अगर इस तरीके से अगर हम लोग बार बार कहेंगे, बार बार रोहिंग्या की बात करते हैं तो ये अपनी फेलियर को गिनाते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं कि 2016 से लेकर 2021 तक आसाम में इनकी सरकार थी और इस बार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फेलियर सरकार रही वहां पे। और क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ झूठ बोल के और जुमलेबाजी कर करके ये सत्ता में आए थे कि 5 करोड़ यही सेम टू सेम पोजीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी ये झूठ बोल बोल के लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता बरगलाने में नहीं आएगी। बिल्कुल, ब्रजेश नंदन जी करें, ठीक है, ब्रजेश नंदन जी करें आप और ठीकरा फोड़ें दूसरों पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रणनीति है आपकी, बहुत अच्छी राजनीति होती चली जा रही है आपकी। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी केवल कटमनी की होती है, घूसखोरी की होती है। परीक्षाएं होती है तो उनमें जो लिस्ट बनती है वो घर में बैठकर बनने की होती है ना, कोयला घोटाला करने की होती है, रोजगार को चौपट करने की होती है, एक धर्म को दबाने की होती है, दुर्गा मूर्ति को विसर्जन करने के लिए रोक लगाने की होती है, मुहर्रम के लिए एक सबूत की राजनीति होती है। तो भाजपा ऐसी राजनीति नहीं करती है। भाजपा की सरकार 2 मई के बाद बनेगी। देश बेचती है, सिर्फ देश। मतलब जो है आप BSNL बेच दो, आप जो है रेलवे बेच दो, आप हवाई जहाज बेच दो, आप सारे के सारा देश को निजीकरण में हाथों में पहुंचा दो। उसके बाद बोलो राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। भाजपा का सरकार केवल ये काम करती है, कट मनी नहीं लेती है, वो तो सीधा मनी मोटा मनी लेती है।
पूरा बैंक बेच दिया, आपने रेलवे बेच दिया, आपने हवाई जहाज बेच दिया। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, ऐसे कोई सुन नहीं पाएगा। एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आवाज आनी बहुत जरूरी है। बंगाल में वैसे ही खूनी खेला हो रहा है, वहां पर सिर्फ खेला का इंतजार किया जा रहा था कि खेला होबे, खेला होबे, ममता बनर्जी बार बार कह रही थी, लेकिन आज जो वहां पर देखने को मिल रहा है अलग ही खेला हो रहा है। संजय चक्रवर्ती जी, किया आज खेला की उम्मीद सबको थी, खेला की उम्मीद सबको थी, लेकिन इस तरीके से होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की, एक मिनट, नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की वो हॉट सीट है जिसका इंतजार सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं हो रहा था, उस सीट के मतदान का इंतजार पूरे देश को लगभग हो रहा था, क्योंकि वहां से इलेक्शन सीएम लड़ रही हैं। उनके सामने शुभेंदु अधिकारी हैं जो कि पहले टीएमसी में हुआ करते थे, अब बीजेपी में। अब उस वीआईपी सीट पर इलेक्शन होता है, मतदान होते हैं, उसी दिन इस तरह की घटनाएं, सुसाइड हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं। किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, कैसी इमेज पूरे देश में बंगाल की बन रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं। संजय चक्रवर्ती जी, पहली चीज देखिए मैम, पहले मैं आपको बता रहा हूं काजल मैम कि ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको शुरू से लेकर अभी फिर बता रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को ठीक करे, और उनको कंपनियां चाहिए तो और कंपनियां बढ़ाएं। और अभी दो ही केस में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो प्रशासन की भी बनती है ना, राज्य का कुछ प्रशासन भी है, वहां की पुलिस व्यवस्था भी है, वो भी तो है ना, थोड़ी बहुत तो है। सिपाही को भी राज्य सरकार इसमें नहीं हटा सकती। सिपाही को राज्य सरकार इस समय नहीं हटा सकती, तो इसमें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इसमें केंद्र सरकार के हाथ, इसमें इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, न कि जो है राज्य सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार के हाथ में होता तब तो एक्शन ले लिया गया होता। ब्रजेश जी जवाब दीजिए, अगर सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है, सब कुछ केंद्र के हाथ में है, तो फिर क्यों इस तरह के हालात होते हैं? क्योंकि चुनाव आयोग को तो ममता बनर्जी प्रवक्ता बता देती हैं बीजेपी का। देखिए, किसी भी जो संस्था है हमारे यहाँ की, उस पर इस तरह का आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता ममता दीदी, क्योंकि वो स्वतंत्र एजेंसी है और वो हर चीज का निर्णय करने में स्वतंत्र है। भाजपा सरकार से उसे क्या लेना है? तो मोदी सवार मूर्ख नहीं होते। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है किस तरह से वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है, कंप्लीट करता है, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। बंगाल प्रशासन केवल ममता दीदी की चापलूसी कर रहा है आजकल, उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। अब ममता दीदी कह रही है, उनका कहना ये है, लेकिन ब्रजेश जी उनका कहना ये है कि आजकल सब कुछ जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में है, जो सुरक्षा है पूरी, जो प्रशासन है पूरा, वो सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है, जो चुनाव आयोग वहां कराए वही होगा। मतलब राज्य सरकार के हाथ में अब कुछ नहीं है इस समय, उनका ये कहना है। देखिए, अगर चुनाव आयोग को ये कानून जब आचार हो जाती है तो सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में जाता है। 5 राज्यों में लागू होता है, ये वेस्ट बंगाल में अकेले लागू नहीं होता। टीएमसी को विश्वास रखना चाहिए कि अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि हिंसा थम नहीं रही है, हिंसा की और ज्यादा घटनाएं बढ़ेंगी, तो चुनाव आयोग और ज्यादा, और कितनी घटनाएं चाहिए, और कितनी, ब्रजेश नंदन जी, और कितनी घटनाएं चाहिए, और कितनी हत्याएं चाहिए, कितनी आत्महत्याएं चाहिए? एक मिनट, आपने जो ये बात कही बहुत गलत कही कि चुनाव आयोग अभी इंतजार कर रहा है कि अभी और घटनाएं बढ़ेंगी। और कितनी हत्याओं का इंतजार आप कर रहे हैं, कितने सुसाइड का इंतजार आप कर रहे हैं जो एक्शन होगा? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा जो भी बोल रहे कम से कम सोच समझ कर उस बात को बोलिए। आप बोल क्या रहे हैं, उस बात का मतलब क्या होता है, पब्लिक तक उस बात का प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, जो घटनाएं घट रही है ना, अभी 6 चरण बाकी है, अभी दूसरा ही है। और जब टीएमसी का गुंडे देखेंगे कि भाजपा की वोटिंग ज्यादा हो रही है, हमारी तरफ कोई वोट नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे फिर? अच्छा, मतलब जो है यहाँ एक तरफा जीत है, क्या पूरा हैक कर लिया क्या आपने? ईवीएम है, इसकी वोटिंग आपके कोई आ ही नहीं रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोगों ने पहले से तय कर रखा है कि चुनाव कौन जीतेगा। ममता दीदी का चरित्र है, उनके कार्यकर्ताओं का चरित्र है रक्त चरित्र, हिंसा करवाना। भाजपा का नहीं है, भाजपा ने कहीं हिंसा नहीं करवाई है आज तक किसी भी राज्य में।
रक्त रंजित आपका राजनीति, एक मिनट संजय चक्रवर्ती जी, एक मिनट संजय चक्रवर्ती जी, रक्त रंजित राजनीति का धब्बा क्यों बार बार टीएमसी पर लगता है? आज नहीं बल्कि पहले से ही लगता आया है। ये लगता नहीं आया है, लगवाया जाता है। मैंने अभी आपको बोला था कि इस समय तो पोजीशन ये है कि इनका अगर जम्मू कश्मीर में भी कुछ हो जाए तो वो टीएमसी कराएगी, आसाम में भी कुछ होगा तो टीएमसी कराएगी, महाराष्ट्र में कुछ कराएंगे तो वो टीएमसी कराएगी, और आपका अभी तमिलनाडु में कुछ हो जाएगा तो वो भी टीएमसी कराएगी। अगर इनके कार्यकर्ता की हत्या हुई तो मैंने सिर्फ पूछा था वो 130 ही क्यों है, 2 महीने से 130, 130, 130, 131 नहीं हुआ, 132 नहीं हुआ, इसका मतलब वो कार्यकर्ता थे नहीं। अगर कार्यकर्ता होते, अगर वो डिवोटेड कार्यकर्ता इनके थे तो उनके परिवार को टिकट क्यों नहीं दिया गया, उनको सम्मानित क्यों नहीं किया गया, उनको मंच में क्यों नहीं बुलाया गया, उनको जो है रथ यात्रा में क्यों नहीं बुलाया गया, उनको किनारे क्यों कर दिया गया? इसका मतलब वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो एक्सीडेंटली उनकी डेथ हुई है, जिसके लिए हमें बहुत खेद है। हम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ये हम दुआ करते हैं। वो किसी भी पार्टी के रहे हो, नहीं रहे हो, वो ऐसे भी उनकी डेथ हुई होगी तो भी हमें दुख है इस बात को। ठीक है, समय की भी कमी हो। लास्ट रिएक्शन ब्रजेश जी आपका लूंगी, लास्ट रिएक्शन ही होगा क्यों, और सवाल मेरा ये होगा, क्या हम कोई अच्छी तस्वीर देख पाएंगे, देश कोई अच्छी तस्वीर देख पाएगा? क्योंकि 6 चरण बंगाल में अभी बाकी हैं। जी बिल्कुल, 6 चरण अभी बाकी है और चुनाव आयोग और टीएमसी के मुताबिक अच्छी तस्वीर दिखाना चुनाव आयोग के हाथ में है, और टीएमसी के मुताबिक चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता है। बोलिए अब। टीएमसी के कहने से नहीं होता है ना। बोलिए। हाँ, टीएमसी तो बहुत कुछ, टीएमसी तो राष्ट्रीय बता रही है प्रधानमंत्री जी को, कुछ नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहेंगे बताइए? प्रधानमंत्री जी के ये शब्द शोभा देते हैं क्या? कि दुशासन है, राक्षस है, दाढ़ी वाला? दीदी को ठीक है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है। तो रक्त रंजित राजनीति का आरोप हमेशा ही बंगाल में लगता आया है। बंगाल की जो राजनीति है खून से भरी हुई, सिर्फ उम्मीदें अब तक लगाई जा रही थी। नंदीग्राम वो सीट है जिसका इंतजार सिर्फ बंगाल को नहीं बल्कि पूरे देश को था, लेकिन आज जब वहां पर मतदान हो रहा है तो सुबह से खून खराबे की तस्वीरें लगातार देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।